राधे राधे, नमस्कार सभी लोगों को। तो आज हम लेकर आए हैं योगा फॉर लाइफस्टाइल डिजीज अस्थमा। अस्थमा के प्रिवेंशन के लिए योग को कैसे प्रिवेंटिव मेजर के रूप में यूज किया जा सकता है और उसके क्या प्रोसीजर हैं, बेनिफिट्स हैं और कॉन्ट्राइंडिकेशन से आज हम इन पे बात करेंगे। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। अंडरस्टैंडिंग अस्थमा एंड योगा। व्हाट इज अस्थमा? अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिसीज है जिसमें कि सांस लेने में दिक्कत होती है, म्यूकस ज़्यादा बनता है, कफ अंदर फेफड़ों में जमा होता है और कफ बनता है। ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो रेस्पिरेटरी जो एयरवे है वो सिकुड़ जाता है एक तरीके से, वो कंडीशन अस्थमा कहलाती है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज अ क्रॉनिक कंडीशन दैट अफेक्ट्स द एयरवे इन द लंग्स? The airways become inflamed and narrow and may produce extra mucus। ज़्यादा एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस करता है और नैरो हो जाता है और इन्फ्लेम्ड होता है एयरवे, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। सांस लेने में मुश्किल पैदा करता है। इट कैन ट्रिगर कफिंग, इससे कफिंग भी हो सकती है, वीजिंग भी हो सकती है एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सांस लेने में शॉर्टनेस महसूस हो सकती है, सांस की कमी। योगा का रोल क्या है? रोल ऑफ योगा। योगा इज अ पावरफुल कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी फॉर अस्थमा। अस्थमा के लिए पावरफुल कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है योगा। इंक्रीज लंग कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। लंग्स कैपेसिटी को और लंग्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है ये। और स्ट्रेंथन रेस्पिरेटरी मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं उनको भी स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। इंटरकोस्टल मसल्स रेस्पिरेटरी मसल्स ही होती हैं, लगभग छाती वाली, उन्हीं को कहते हैं। reduces stress and anxiety, where are common triggers? स्ट्रेस और एंजाइटी जो कॉमन ट्रिगर हैं इसके, उनको रिड्यूस करता है। वेयर नहीं, विच था वो। हेल्प्स इन कीपिंग द नेजल पैसेज क्लियर। नाक का जो पैसेज है, नेजल पैसेज, उसको साफ करने में हेल्प करता है। यौगिक क्रियाएं जो करते हैं उससे हमारे नाक की जो एयरवे है वो साफ सुथरा रहता है। ताड़ासन। दोनों हाथों को बाईं तरफ दाईं तरफ दोनों तरफ करेंगे, धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे, शोल्डर लेवल पर ले जाके अपने हथेलियों को ऊपर की तरफ करेंगे, फिर ऊपर सिर के ऊपर ले जाके दोनों हाथों को फिंगर क्लैस्प करके एड़ियों को उठा के पंजे पे खड़े होकर ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे बॉडी को। ये ताड़ासन है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसके बेनिफिट्स देखते हैं इसमें क्या है। प्रोसीजर यहाँ लिखा है, उसे पढ़ लीजिएगा, मैंने बोल भी दिया है। बेनिफिट्स फॉर अस्थमा। एक्सपेंड्स द चेस्ट कैविटी, इंप्रूविंग लंग्स कैपेसिटी। लंग्स कैपेसिटी और चेस्ट कैविटी को एक्सपेंड करता है और उससे लंग्स कैपेसिटी इंप्रूव होती है। पोस्चर करेक्ट करता है और ब्रीदिंग को अलाउ करता है, ईजी करता है। क्लियर्स कंजेशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कोई वो दिक्कत होती है तो उसे भी क्लियर करने में ये हेल्प करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? लो ब्लड प्रेशर है तो नहीं करना है, सिर में दर्द है तो नहीं करना है, और अनिद्रा की प्रॉब्लम है तो भी इसे नहीं करना है। ऊर्ध्व ऊर्ध्व हस्तोत्तानासना। ऊर्ध्व हस्तोत्तानासना, इसमें क्या है? इसमें ताड़ासन वाली ही पोजीशन है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज है। स्टैंड डायरेक्ट, रेज आर्म ओवर द हेड। इसमें हील हील नहीं उठानी है। इंटरलॉक फिंगर्स विद पाम फेसिंग अप। ऊपर की तरफ इंटरलॉक किया फिंगर्स को। बेंड द ट्रंक लेटरली एंड टू राइट देन लेफ्ट। अपनी ट्रंक को जैसे इन्होंने लेफ्ट की तरफ इस पिक्चर में दिखाया गया है बेंड करना है, ऐसे दूसरी तरफ राइट में भी बेंड करना है। इसमें पंजों पे खड़ा नहीं होना है, पूरे पैर पे खड़ा रहना है। और सिंपली स्ट्रेच अपवर्ड, अपवर्ड सैल्यूट, डिपेंडिंग ऑन वेरिएशन। अपवर्ड भी हो सकते हैं, ऊपर की तरफ भी स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन मुख्य इसका यही है। ये ताड़ासना का ही थोड़ा सा वेरिएशन है। स्ट्रेचेज द साइड ऑफ द चेस्ट, इंटरकोस्टल मसल्स को, चेस्ट की साइड को उन्हें स्ट्रेच करता है। रिब केज के एक्सपेंशन को इम्प्रूव करता है। माइल्ड बैक पेन और सर्कुलेशन, इन दोनों चीज़ों में भी ये फायदा पहुंचाता है। शोल्डर और नेक पेन हो सीवियर तब इसको नहीं करना चाहिए, और डिजीनेस हो तब भी इसको नहीं करना चाहिए। जो चक्कर से आ रहे हो उस कंडीशन में भी इसको नहीं करना चाहिए। उत्तान मंडूकासन। मंडूकासन का स्ट्रेच्ड फ्रॉग पोज है, ये पोज है जैसा इसमें दिखाया गया है।
सिट इन वज्रासना, स्प्रेड नी वाइड अपार्ट, घुटनों को दूर दूर करना है, अपार्ट करना है। क्रॉस आर्म्स बिहाइंड द हेड, सिर के पीछे इस तरीके से आर्म्स को क्रॉस करना है। प्लेस राइट हैंड ऑन द लेफ्ट शोल्डर ब्लेड एंड लेफ्ट हैंड ऑन द राइट, जैसे दिखाया गया है। कीप हेड एंड नेक स्ट्रेट, चेस्ट एक्सपेंडेड, इस तरीके से हमें बैठना है वज्रासन में, घुटनों को गैप करते हुए। बेनिफिट फॉर अस्थमा, इसका बेनिफिट क्या है? चेस्ट और डायफ्राम को फुल्ली एक्सपेंड करता है, हमारी छाती को, और डायफ्राम जो बीच में होता है, रिब केज के बीच में ही होता है डायफ्राम, जो कि ऊपर नीचे फेफड़ों को एक्सपेंड करने में और स्क्यूज करने में जो काम करता है उसे डायफ्राम बोलते हैं, उसको भी एक्सपेंड करता है। इंक्रीज एयर इनटेक कैपेसिटी ऑफ लंग्स, लंग्स की एयर इनटेक कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, और बैक पेन में भी इससे लाभ मिलता है। इसको नी और शोल्डर में सीवियर पेन हो तब नहीं करना चाहिए, और अगर कोई बैक इश्यूज हैं, बैक में कोई प्रॉब्लम है, तब भी इसे नहीं करना चाहिए। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, किसी भी आसन को जब हम कर रहे होते हैं तो जो मेजर मसल जो स्ट्रेच्ड हो रही होती हैं या प्रेशराइज हो रही होती हैं, उनके आसपास या उनके इन्वॉल्विंग में किसी भी बॉडी पार्ट में, लोकल एरिया में कोई भी इंजरी ना हो, या फिर उसको लेके कोई प्रॉब्लम ना हो, ये सिंपल कॉन्ट्रा इंडिकेशन है उस आसन को करने का। मान लो कि अगर हम वज्रासन कर रहे हैं तो इसमें घुटने पे और एंकल्स पे, इन पे प्रेशर आता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर आता है। शोल्डर्स पे भी, इसमें जो दिखाया ना उत्तान मंडूकासन, इसमें शोल्डर्स पे भी प्रेशर आएगा। तो अगर यहाँ कोई इंजरी है पहले से, यहाँ चोट है या फिर दर्द है, तब इसे करेंगे तो ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन के लिए एक ये कॉमन चीज़ ये है, हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन से पोज की बात कर रहे हैं और वो किस तरह किया जाएगा, उसमें कहाँ कहाँ प्रेशर आएंगे, ज़्यादा दबाव हमारी बॉडी पे कहाँ पड़ेगा, वो एरिया, लोकल एरिया हमारा प्रॉपरली वर्किंग होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए अच्छी तरीके से। अगर वहाँ पे कोई भी दिक्कत है तो वही इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन अपने आप बन जाता है। भुजंगासना, कोबरा पोज, इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। हम प्रोलाइन पोजीशन में लेटते हैं, हथेलियों को दोनों शोल्डर्स के पास प्लेस करते हैं और अपर बॉडी को लिफ्ट करते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं। नेवल पॉइंट तक हमें अपनी अपर बॉडी को रेज करना होता है और पोजीशन को होल्ड करना होता है, एल्बो बेंड रहती है, ठीक है। ये वाला इसका क्या है, चेस्ट को क्लियर पैसेज करता है, ओपन अप करता है चेस्ट को, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन इसको भी इम्प्रूव करता है, और डायफ्राम को भी स्ट्रेंथन करता है। डायफ्राम मसल होती है, उसको भी स्ट्रेंथन करता है, जो ऊपर नीचे जाती है फेफड़ों के फैलने में और सिकुड़ने में, जो ऊपर नीचे जाती है वो डायफ्राम होती है, उसे भी स्ट्रेंथन करता है। इसको हर्निया और एब्डोमिनल इंजरीज के दौरान नहीं करना है, और प्रेगनेंसी के दौरान भी इसे नहीं करना है। धनुरासना, इस पर भी हम पहले प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, फिर भी देखते हैं इसको। इसमें हम प्रोलाइन पोजीशन में लेटते हैं और पीछे से पैरों को लिफ्ट करते हुए अपने टोज को हाथों से पकड़ते हैं, अपर बॉडी को भी लिफ्ट करते हैं और लोअर बॉडी को भी लिफ्ट करते हैं, और बॉडी को धनुष की आकृति दे देते हैं, और प्रयास ये करते हैं कि पैरों के जो तलवे हैं उनको हम अपनी पीठ से लगा दें, जितना जिस हद तक ले जा सकते हैं उस हद तक ले जाते हैं और उसे होल्ड करते हैं। ये धनुरासना होता है। ये भी सिंपली चेस्ट को ही सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड करता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एयरवे को ईजी बनाता है और रेस्पिरेटरी मसल्स को भी स्ट्रेंथन करता है। इसे भी हम हाई बीपी में नहीं कर सकते, और हर्निया और कोलिटिस, इन दोनों कंडीशन में इसको नहीं करना, ये इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। ओष्टासना, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। ज़्यादातर आसन यही हैं, 10 20 30 आसन ऐसे हैं जिनको अगर रेगुलर आदमी प्रैक्टिस करता रहे तो उसे सारी बीमारियों से निजात मिल सकती है। और कुछ 4 या 5 प्राणायाम। नील ऑन द फ्लोर, घुटने पे खड़े होना है, पैरों को वज्रासन में लाके फिर अपने घुटनों पे खड़ा होना है, फिर अपर बॉडी को पीछे ले जाना है, अपने तलवों को, हील को, हथेलियाँ रख देनी है हील्स पे, और बॉडी को फुल्ली पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, ठीक है। फुल बॉडी को स्ट्रेच करता है, ये हमारी बैक को भी स्ट्रेच करता है, और चेस्ट, थ्रोट, इम्प्रूव एयरवे, ये सारी चीज़ें, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी स्टिमुलेट करता है, छाती को खोलता है। बैक और नेक इंजरी में इसे नहीं करना चाहिए, जैसे दिख रहा है इन दोनों जगहों पर प्रेशर पड़ेगा। हाई ब्लड प्रेशर में और लो ब्लड प्रेशर में भी इसे नहीं करना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर में तो किसी भी आसन को नहीं करना चाहिए हाई ब्लड प्रेशर में, क्योंकि जब हम किसी पोज को अटेन करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, और जब हाई ब्लड प्रेशर पहले से ही होगा तो वो फिर दिक्कत कर सकता है। ये भी एक कॉमन ही चीज़ है लगभग। वक्रासना, ट्विस्टेड पोज, ये अर्धमत्स्येंद्र आसन किया था ना, उससे उसका सिंपल फॉर्म है, हम ऐसे देख सकते हैं।
हम इसमें एक पैर को सीधा मोड़ेंगे और दूसरे को उसके पास रखेंगे, और फिर जैसे लेफ्ट वाला हमने आगे रखा है, घुटने के बाहर करके रखा है, तो हम राइट वाले हाथ से लेफ्ट वाले घुटने के दूसरी तरफ होकर अपना जमीन को टच करेंगे और प्रयास करेंगे घुटने को ही, उसको टखने को टच करें, लेफ्ट पैर के को। दूसरा हाथ पीछे प्लेस करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे, अपर बॉडी को ट्विस्ट करते हुए। बड़ा सिंपल है। अर्धमत्स्येंद्र आसन इसका कॉम्प्लेक्स है, इससे ज़्यादा मुश्किल है। जब आदमी उसे कर लेगा तो ये बहुत आसान है, और इसे करते हुए ही वो किया जाता है। ठीक है। कंप्रेस एंड मसाज एब्डोमिनल ऑर्गन्स। एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कंप्रेस करता है और मसाज देता है। स्क्यूज आउट स्टेगनेंट स्टेगनेंट एयर फ्रॉम लंग्स। जो फंसी हुई लंग्स में हवा है, जो रुकी हुई है, उसको निकालता है बाहर। स्टेगनेंट है रुकी हुई, ठहराव वाली, जो जम गई है, रेजिडुअल जो हो गई है, जिसे रेजिडुअल नहीं होना चाहिए वो तब भी रेजिडुअल हो गई है, वो हवा। इम्प्रूव्स डायफ्राम्स फंक्शन। डायफ्राम्स के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। सीवियर बैक इश्यूज में, डिस्क प्रोलेप्स में, डिस्क हट गई हो पीछे से, उसको उस कंडीशन में, सीवियर बैक इश्यूज में, उनमें नहीं करना चाहिए। एब्डोमिनल सर्जरी अगर किसी की हुई है तो उसे भी ये नहीं करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम भी है, क्रिया भी है, ये बारे में कल बात की थी पिछले वीडियो में। ये वही है। ये तो लगातार आदमी को करना ही चाहिए, और नॉर्मल स्वस्थ आदमी को भी इसे करते रहना चाहिए। इसके बहुत सारे लाभ हैं। इसमें क्या है कि फोर्सफुली हमें एक्सहेल करना होता है नाक से, नोज के द्वारा, और स्टमक को अंदर खींचते हुए अपने पेट को। इसके लगातार स्ट्रोक्स लगाओ, जितने लगा सकते हो, 10, 20, 50, 100, कोई दिक्कत नहीं है। इससे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लियर होता है, क्रेनियल साइनस में भी फायदा होता है, और रिमूव्स म्यूकस फ्रॉम ब्लॉकेज। म्यूकस एंड ब्लॉकेज, अगर लंग्स में ब्लॉकेज हो रही है, कफ जमा हुआ है, म्यूकस जिसे बोलते हैं, वो जमा हुआ है, तो उसे भी क्लियर करता है, और स्ट्रेंथन करता है लंग्स को और एब्डोमिनल मसल्स को, और पेट की चर्बी को भी कम करता है। ओबेसिटी में भी इसका बहुत फायदा है। अवॉइड ड्यूरिंग एक्यूट अस्थमा अटैक। एक्यूट अस्थमा का एक्यूट अटैक हुआ हो तब इसको नहीं करना है, थोड़े समय बाद। और बीपी में, हाई हो बीपी तब नहीं करना है, हार्ट की कोई डिसीज हो तब नहीं करना है, और हार्निया की कंडीशन में भी इसे नहीं करना है। गौमुख आसन जो कल दिखाया था, कल वाली स्लाइड में था, इसमें आ नहीं पाया। सिट विद लेग्स बेंड नी स्ट्रेट राइट ओवर लेफ्ट, और पीछे अपने हाथों को, दोनों हाथों को क्लैस्प करते हैं अपने हेड के पीछे। वो वाला आसन है जिसमें चेस्ट को ओपन करते हैं, इरेक्ट करते हैं, कमर को सीधी रखते हुए। ठीक है, वो वाला, ये भी बहुत फ़ायदा करता है। इंट्रोड्यूसिंग रिलैक्सेशन देता है, और चेस्ट को ओपन करता है, शोल्डर्स और बैक के टेंशन को भी रिमूव करता है। ठीक। अस्थमा रेस्पिरेटरी की बीमारी है, तो सारे ही आसन इसमें वो दिखाए जाएंगे जो हमारे चेस्ट को एक्सपेंड करते हो या हमारे एयरवे को ईजी बनाते हैं। ज़्यादातर उनकी पोजीशनिंग इस तरीके की होगी कि वो हमारी चेस्ट को ओपन अप कर रहे हो। अवॉइड द शोल्डर और नी इंजरी। शोल्डर और नी इंजरी हो तब इसको नहीं करना है, क्योंकि इसमें इन पे प्रेशर आता है, घुटने हम बेंड करके बैठते हैं और शोल्डर पीछे से अपने हाथों को क्लैस्प करते हैं, तो इसमें भी दिक्कत आती है, इसलिए इनको नहीं करना है। और ब्लीडिंग पाइल्स हो, किसी को खूनी बवासीर हो, उसे भी ये नहीं करना है। मत्स्यासना, इस पोज, इसमें हम पद्मासन में बैठते हैं और पीछे अपनी बॉडी को लाई डाउन करते हैं एल्बो की हेल्प के साथ। ठीक है, और अपने सिर को बेंड करके पीछे की तरफ देखने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल हमारा जो सिर का ऊपरी हिस्सा है वो ज़मीन पे आ जाए और हमारा सिर पीछे की तरफ देखने लगे, हम पीछे की तरफ देखने लगे। इस तरीके से आर्क बनाना है बॉडी का, जैसा इसमें दिखाया गया है। नो एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल डिजीज, इसको सभी डिजीजेज को मार देने वाला, डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल डिजीज बोला गया है। ये बहुत अच्छा आसन है। मैक्सिमली एक्सपेंड द रिब केज एंड लंग्स, लंग्स को और रिब केज को मैक्सिमली एक्सपेंड करता है, खूब खोलता है पूरा। रिलीव्स ब्रोंकियल स्पैज्म, अगर फेफड़ों के अंदर जो ब्रोंकी होती हैं, ब्रोंकी, ब्रोंकियोज और ये सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे भी अगर स्पैज्म है, वहाँ पे कोई दिक्कत है, ऐंठन महसूस हो रही है, तो उसमें भी फायदा देता है ये इतना कारगर है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए।
अवॉइड विद नेक इंजरी में नहीं करना है इसको, स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा हो तब भी नहीं करना है, जैसा इसकी पोजीशन को देख के पता चलता है कि इन कंडीशंस में तो ये होगा भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। हाई और लो ब्लड प्रेशर उनमें भी इसको नहीं करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, हम राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे और फिर लेफ्ट को बंद करके उसे राइट से निकालेंगे, फिर हम राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट बंद कर रखा है, फिर गहरी सांस अंदर लेंगे और फिर हम उसे लेफ्ट से निकालेंगे। एक अंगूठा रहेगा हमारा राइट नोस्ट्रल पे और दूसरी हमारी अनामिका रहेगी लेफ्ट वाले नोस्ट्रल पे। बाकी दो उंगलियां जो बीच वाली हैं, तर्जनी और मध्यमा, ये हमारे माथे पे जहाँ हम तिलक लगाते हैं ये वहाँ पे प्लेस होंगी। इस तरीके से हम हाथ हाथ को प्लेस करेंगे और बहुत ही आरामदायक कंडीशन में बैठेंगे। तब गहरी सांस अंदर लेंगे एक नोस्ट्रल से, फिर उसे बंद करके दूसरे से उसे निकालेंगे, फिर उससे सांस अंदर लेंगे, फिर उसे दूसरे से निकालेंगे, तो ये एक चक्र हो जाता है। इस तरह से ये अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जाता है। इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं नर्वस सिस्टम के लिए, बेसिकली इसको बहुत अच्छा माना जाता है और बाकी सब के लिए भी बहुत अच्छा है। ये हमारे शरीर को शुद्ध करता है, एक तरीके से डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा है। क्लियर्स द नाड़ीज, देखा ना इसका बेनिफिट, नाड़ी एनर्जी चैनल्स को क्लियर करता है, नाड़ी को क्लियर करता है। calms the mind and reduces stress induce अस्थमा, मस्तिष्क को शांति देता है और स्ट्रेस, अस्थमा से जो स्ट्रेस आया होता है उससे हमें फायदा पहुंचाता है। लंग्स फंक्शन एंड एंडुरेंस को इम्प्रूव करता है, क्योंकि फेफड़ों में ताजी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने का ये काम करता है और उसे निकालने का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत अच्छे से फंक्शनिंग करता है। जनरली सेफ फॉर एवरीवन, ये सब के लिए सेफ है, चाहे किसी भी उम्र का बंदा हो, किसी भी कंडीशन का हो, वो इसे कर सकता है। क्योंकि नॉर्मली हम सांस दोनों नोस्ट्रल से ले रहे होते हैं, इसमें हमें एक से लेनी है, थोड़ी गहरी लेनी है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम ये है ही नहीं किसी के लिए भी लिए, फिर भी इसे करता नहीं आदमी कोई। परफॉर्म जेंटली विदाउट स्ट्रेन, कोई तनाव नहीं लेना है और बहुत आराम से इसे करना है। जैसे मैंने बोला, चेहरे पे भी कोई तनाव नहीं होना चाहिए सांस को खींचते वक्त या निकालते वक्त, एक्सेल करते वक्त। उस कंडीशन में हल्की सी मुस्कुराहट लेते हुए इसे करें। थैंक यू, राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।